हेलो गाइस, मेरे सभी शिक्षार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं भावना हूँ और आप लोगों के लिए एमपीटेट एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए एमसीक्यूज़ का चैनल मैंने खोला है। और आप सभी जानते हैं अब तक कि इसमें 22 क्लासेस हो चुकी हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था जंतु एवं पादप कोशिका, उससे रिलेटेड आज कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन टॉपिक से हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं और मेरी भरपूर कोशिश है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकें और आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज़ में आपको करवा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। तो चलिए, मेरा भी आप लोग एक सहयोग कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने की और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने की, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है। देखिए, जो कोशिका विभाजन से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चंस है, सारे के सारे और 30 क्वेश्चंस हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस में दिया गया है कि माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है किसमें, कायिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में या परिपक्व कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में। अब बताइए, कायिक, जनन और परिपक्व सभी में होता है या फिर किन कोशिका में होता है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हम बताएंगे आपको, ये होता है कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। इंग्लिश में माइटोसिस बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, श्वसन श्रृंखला में कुल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखिए, श्वसन श्रृंखला जो है उसमें कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसमें होते हैं कितने, आपको बताना है, 4, 2, 5 या 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 5 श्रृंखला होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 कण पाए जाते हैं। जो F1 कण है वो कोशिका विभाजन से रिलेटेड हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली को दर्शाते हैं। तो इसका हमारे ऑप्शन पहले आप देख लीजिए कि कोशिका कण जो F1 कण है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, इसका हमारे ऑप्शन है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर या ग्रेना की कलाओं में, ईआर की रुक्ष कलाओं पर। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर ये F1 कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है। तो हमें ये ऑप्शन में पता चलेगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है या फिर गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है, गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका हम आपको सही आंसर क्या बताएंगे, गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है। माइटोसिस कोशिका विभाजन जब होता है तो गुणसूत्र संख्या नहीं बदलती है, वो वही रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, F1 कणों में होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम, श्वसन एंजाइम या फास्फोराइलेशन एंजाइम। तो इसमें F1 कणों में क्या पाए जाते हैं, तो ये होते हैं गाइस फास्फोराइलेशन एंजाइम। इनको याद रखिए, इनका नाम फास्फोराइलेशन एंजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पैतृक कोशिका से 32 कोशिकाओं के बनने में कितने समसूत्री विभाजन होंगे। एक पैतृक कोशिका से 32 कोशिकाओं के बनने में कितने समसूत्री विभाजन होंगे, तो इसका हमें आंसर बताना है। तो देखिए, जब 32 कोशिकाएं बनेंगी तो उसमें विभाजन होंगे 31। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी संरचना कोशिका विभाजन के समय लुप्त हो जाती है। तो वो कौन सी हो जाती है, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम, केंद्रक आवरण या गोल्जिकाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब कोशिका विभाजन होता है तो लुप्त होने वाली जो वो है ऑप्शन, वो होता है केंद्रक का आवरण। अगला क्वेश्चन है 8वां, माइटोसिस की वह अवस्था जिसमें संतति गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंच सकते हैं, तो वो कौन सा स्टेज कहलाता है।
इसका आंसर बताइए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज अवस्था कहलाती है, जिसमें संतति गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, किसमें होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन? ऑप्शन हमारे देख लीजिए, यकृत में, युग्मज में या जनन कोशिकाओं में, मूल कोशिकाओं में। तो गाइस इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनन कोशिकाओं में जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जनन कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस के अंतर्गत संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कैसी होती है, ये बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, आधी रह जाएगी, पैतृक कोशिका समान रहती है या 1/4 रह जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में युग्मनज की क्रिया होती है। 11 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गुणसूत्रों में जो युग्मनज होता है उसकी क्रिया होती है पैकिटिन उपावस्था में, जाइगोटिन उपावस्था में या डाइकाइनेस उपावस्था में, एनापेज उपावस्था में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा जाइगोटिन उपावस्था में होती है युग्मन की क्रिया, तो वो जाइगोटिन उपावस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस के अंतर्गत किस उपावस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, आपके सामने है, पैकिटिन उपावस्था, टीलोफेज, प्रोफेज या डिप्लोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, पैकिटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। माइटोसिस के अंतर्गत मात्र व पैतृक गुणसूत्रों के में खंडों के विनिमय को क्या कहते हैं? तो खंडों के विनिमय को क्या कहेंगे, इसके ऑप्शन देख लीजिए, लीकेज, क्रॉसिंग ओवर, टीलोफेज या एनाफेज। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर कहते हैं जब माइटोसिस के अंतर्गत मात्र और पैतृक गुणसूत्र जब खंडों का उनका विनिमय होता है या वो अलग अलग होते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय विभिन्न गुणसूत्र तुर्क के ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, इसका कारण क्या है? सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा या फिर साइटोकाइनेसिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है 15वां, अगर किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा सामान्य से दुगनी हो तो इसका अर्थ होगा, यह कोशिका विभाजित होने वाली है, कोशिका में श्वसन तीव्र गति से हो रहा है, कोशिका स्राव के लिए तैयार कर रही है या कोशिका में किसी परजीवी का संक्रमण है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार फिर से, अगर किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा सामान्य से दुगनी हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका हमें आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह कोशिका विभाजित होने वाली है, इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दो एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं। यह केवल दैहिक कोशिकाओं में होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, इसकी मदद से एक जाति के सभी जीवों में और उनकी संतान में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। तो 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी मदद से एक जाति के सभी जीवों में और उनकी संतान में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर एक क्वेश्चन का। तो चलिए इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं, फार्मर व मूरी ने, वॉटसन ने, फ्लेमिंग ने या डाल्टन ने। तो इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे फ्लेमिंग ने, समसूत्री विभाजन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? प्रोफेज, न्यूक्लियोफेज या कैरियोकिनेसिस, एनोकेज। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसको कहेंगे कैरियोकिनेसिस, केंद्रक के विभाजन को कैरियोकिनेसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली व न्यूक्लियोल्स की विलुप्त होने वाली अवस्था को कहते हैं। 19वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए,
जो केंद्रक है उसका विभाजन, जो केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस को जो विलुप्त होते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? और आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर, सॉरी, इसके पहले ऑप्शन देख लीजिए। प्रोफेज, माइटोसिस, जी प्रावस्था, टीलोफेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेज। ठीक है, ये प्रोफेज अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमीटर विभाजन करता है किसका? प्रोफेज में, जाइगोट में, या फिर एनाफेज में, या मेटाफेज में? तो इसका राइट आंसर, समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमीटर का विभाजन होता है तो वो किस में होता है? वो होगा प्रोफेज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेज में। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से जुड़े रहते हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसको। मिनी सैटेलाइट द्वारा, या फिर सेंट्रोमियर द्वारा, द्वितीयक टेलीमियर द्वारा, पेलिकल द्वारा? तो इसका राइट आंसर, अर्धसूत्री विभाजन जो है गुण तर्कु तंतुओं से जुड़े रहते हैं तो वो किससे जुड़े रहते हैं? सेंट्रोमीटर के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र सम्मुख ध्रुवों की ओर गमन करते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें गुणसूत्र सम्मुख ध्रुवों की ओर गमन करते हैं वो अवस्था कहलाती है एनाफेज अवस्था। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो उनका नाम बताना है। पोर्टर ने, मूरे ने, कोलीकर ने, या फॉर्मर व मूरे ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे फॉर्मर व मूरे ने। देखिए, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक है फॉर्मर व मूरे। इसमें कंफ्यूज मत होजिए, नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा होती है कायिक कोशिका के बराबर, जनक कोशिका के बराबर, कायिक कोशिका से दुगनी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए की मात्रा कितनी होती है, किसमें किसके बराबर होती है समसूत्री कोशिका का विभाजन जब होता है? तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होती है जनक कोशिका के बराबर। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन करता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या करता है? ऑप्शन देखना पड़ेगी, ऑप्शन पढ़ेंगे इसका हम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर रखने में, अंग जनन में, कोशिकाओं की संख्या वृद्धि में, या पादप शरीर की वृद्धि में? तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ए हमारा ऑप्शन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर रखने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की गति को तीव्र किया जा सकता है साइटोकाइनिन द्वारा, जिब्रेलिन द्वारा, उक्त 1 और 2 दोनों, या फिर अल्कोहल द्वारा? तो 26वें क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 27वां, रासायनिक रूप से तर्कु बने होते हैं किसके? प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के, या न्यूक्लियोटाइड के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बने होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, ये बने होते हैं रासायनिक रूप से प्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन का प्रदर्शन किस ऊतक में किया जा सकता है? जो समसूत्री विभाजन होता है उसका प्रदर्शन होता है किसमें? ऑप्शन है मूलाग्र में, जड़ में, मेड्यूला में, या दलपत्र में। ये पौधों से रिलेटेड है तो ये किसमें होता है? पौधों में समसूत्री विभाजन का प्रदर्शन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूलाग्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रोमेनेटा जो क्रोमोनेमेटा पर दानों के समान क्षेत्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रोमेटिड, सिस्ट्रोन, क्रोमोमियर, या फिर सेंट्रियोल? तो 29वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रोमोमियर में कहते हैं उस क्षेत्र को जो दानों के समान होता है उसे कहते हैं क्रोमोमियर। अगला क्वेश्चन है तीसरा और आखिरी, सिनाप्सिस घटना क्या क्या है? जो सिनाप्सिस घटना है जो कोशिका विभाजन से रिलेटेड है वो क्या है? समान कर्म वाले कोशिकाओं को जोड़ा जाना, समजातीय सूत्रों का जोड़ा बनना, या फिर असमजातीय गुणसूत्रों का टूटना,
या विकेंद्रीय गुणसूत्रों का जोड़ा बनना। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनाप्सिस की जो घटना है वो होती है समजातीय सूत्रों का जोड़ा बनना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो ये थी हमारी क्लास। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए और एमपीटेट की बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं अगस्त में, और प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के भी एग्ज़ाम होंगे सितंबर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।